नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। राजस्थान के इतिहास में आज हम महाराजा जसवंत सिंह के जो टॉपिक है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के द्वारा शाहजहाँ व औरंगजेब के शासनकाल में किस तरह से मुग़ल प्रशासन की सेवा की गई, कौन कौन से महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया गया व उसका प्रभाव है वो जोधपुर राज्य पर कैसा क्या पड़ा। इस तरह की तमाम जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जय सिंह को गुजरात की सूबेदारी सौंपी जाती है 1659 से और 61 तक ये गुजरात के सूबेदार के रूप में काम करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जब अजमेर के अंदर देवराई का युद्ध लड़ा गया और उसमें जसवंत सिंह ने दारा सिकोह की कोई सहायता नहीं की थी और फिर मिर्ज़ा राजा जय सिंह के समझाने पर वो अजमेर में औरंगजेब के समक्ष उपस्थित हुए और अपनी परिस्थितियां रखी, तो उसके मद्देनज़र औरंगजेब ने उनको माफ़ कर दिया था। उनको 7,000 का मनसब जो उनको मिला हुआ था वो वापस कर दिया था और उनको फिर अजमेर से गुजरात की सूबेदारी भी सौंप दी गई। इस पद पर वो 1659 से 61 तक रही हैं। गुजरात के सूबेदार रहते हुए जसवंत सिंह ने शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने तथा साथ ही भू राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित करने का कार्य भी किया। लेकिन इस पीरियड के अंदर गुजरात के अंदर भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। ऐसी स्थिति में जसवंत सिंह के द्वारा अपने प्रशासनिक कार्यों को चलाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने भी औरंगजेब से दरख्वास्त की कि जसवंत सिंह अपने कार्य को प्रभावी ढंग से कर सके, इसके लिए ज़रूरी है कि उसका वेतन है वो यथाशीघ्र भिजवाया जाए, क्योंकि धनाभाव के कारण गुजरात की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करना या भू राजस्व की नीतियों का निर्धारण करना, उन्हें व्यवस्थित करना मुश्किल हो रहा था। तो फिर इसका प्रभाव बढ़ा और औरंगजेब ने जसवंत सिंह के लिए वेतन की व्यवस्था कर दी गई। तो इस तरह से गुजरात की ये इनकी प्रथम सूबेदारी रही। जब ये गुजरात के सूबेदार के पद पर थे तभी इनको दक्षिण में जाने का यानी दक्षिणी भारत में जाने का आदेश दिया गया, क्योंकि जब औरंगजेब सम्राट बना तो उन्होंने शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शिवाजी की जो शक्ति अब दिनों दिन बढ़ रही थी, जब औरंगजेब शाहजहाँ के टाइम में खुद दक्षिण में था तब से ही शिवाजी की शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी और अब ये शक्ति और तेज़ गति से बढ़ रही थी। अतः औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और साथ ही जसवंत सिंह को भी आदेश भिजवाया कि वह अपने 5,000 सवारों तथा कुछ तोपों के साथ शाइस्ता खान की सहायता के लिए दक्षिण पहुँचे। उसी के आदेश के परिणाम स्वरूप 15 जनवरी 1662 ईस्वी को जसवंत सिंह अहमदनगर से चलकर औरंगाबाद पहुँच गए। जसवंत सिंह के नेतृत्व में और शाइस्ता खां के प्रभाव से मुगलों ने जसवंत सिंह की शिवाजी की जोरदार घेराबंदी की, जिससे शिवाजी काफ़ी चिंतित हो उठे। ऐसी स्थिति में शिवाजी ने एक ज़बरदस्त जोखिम भरा कदम उठाने का प्रयास किया और 5 अप्रैल 1663 ईस्वी को रात के अंधेरे में जिस महल के अंदर शाइस्ता खां ठहरा हुआ था वहाँ पर ज़बरदस्त आक्रमण है शिवाजी के द्वारा किया गया, जिसमें खुद शाइस्ता खां का एक अंगूठा कट गया, उसका एक बेटा भी मारा गया, उसके कुछ बेग में व कुछ अन्य जो सैनिक थे वो भी मारे गए। यह आक्रमण इतना ज़बरदस्त था कि औरंगजेब को शाइस्ता खां को वहाँ से हटाना पड़ा और मुअज्जम को दक्षिण भारत की सूबेदारी सौंपी गई। तो मुअज्जम और जसवंत सिंह ने मिलकर फिर शिवाजी को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुए। जब सफल नहीं हुए तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह और मुअज्जम दोनों को दक्षिण भारत से वापस बुला लिया। इस तरह से दक्षिण भारत में जसवंत सिंह ने प्रभावी भूमिका निभाई और उनका जो पीरियड है वो 1662 से 1665 ईस्वी तक का था। इसके बाद दक्षिण से वो शाही दरबार में आ जाते हैं। दक्षिण से आने के बाद लगभग 1.25 साल तक वो शाही दरबार में रहे। इसी बीच मिर्ज़ा राजा जय सिंह को दक्षिण भेजा गया था और उन्होंने अपने प्रभाव से शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए विवश कर दिया था। शिवाजी उस संधि के तहत ही मुगल दरबार में उपस्थित होते हैं। फिर वहाँ पर उनको 5,000 मनसब में जब खड़ा किया जाता है तो शिवाजी नाराज़ होकर वहाँ से चल देते हैं। तो कहते हैं जसवंत सिंह और अन्य के कहने पर उसको बंदी बना लिया जाता है, क्योंकि जसवंत सिंह वो मिर्ज़ा राजा जय सिंह के मुगल दरबार में बढ़ते हुए प्रभाव से ज़्यादा खुश नहीं थे, ऐसा कहा जाता है। तो उनको बंदी बनाया जाना, फिर वहाँ से उनका भागकर निकल जाना जैसी घटनाएं घटित होती है।
इसी बीच एक घटना और घटित होती है कि ईरान का शासक जो शाह अब्बास सेकंड है, वो मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी यानी कांधार को जीतने की कोशिश करता है। जब औरंगजेब को इसकी सूचना मिलती है तो वो 1666 ईस्वी को शहजादे मुअज्जम के साथ जसवंत सिंह को भी काबुल की तरफ कूच करने के आदेश देते हैं। परंतु इसी बीच सूचना मिलती है कि शाह अब्बास की 22 अगस्त को ही मृत्यु हो गई। तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह को लाहौर से आगे बढ़ने से मना कर दिया और फिर वापस लौटने का आदेश दिया। तो इस तरह से शाही दरबार में जसवंत सिंह के समय शिवाजी की घटनाएं या शाह अब्बास के विरुद्ध इनको भेजा जाना महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखते हैं कि बादशाह औरंगजेब ने जसवंत सिंह को पुणे दक्षिण के अंदर भेजा और वो 1667 से लेकर 1671 ईस्वी तक दक्षिण में रहे। तो शिवाजी जब आगरा से निकल भागे तो उसके उपरांत औरंगजेब ने युवराज मुअज्जम को पुणे दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और महाराजा जसवंत सिंह को भी उनकी सहायता के लिए दक्षिण भारत भेजा। जसवंत सिंह और जब मुअज्जम ने शिवाजी के ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया तो शिवाजी की स्थिति मुगल सेना का सामना करने की नहीं थी, इसलिए दोनों के मध्य वार्ता और समझौते से संबंधित बातचीत चली और फिर एक समझौता भी हो गया और बादशाह ने शिवाजी को राजा का खिताब दिया और उसके पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब भी प्रदान किया। इस तरह से दक्षिण में एक बार शिवाजी को नियंत्रण करने में जसवंत सिंह सफल रहे, परंतु कालांतर में शिवाजी पुनः विद्रोही हो गए और मुगल ठिकानों और मुगल क्षेत्रों पर वापस आक्रमण करके लूट मार करने लगे। इधर शाही दरबार में भी मुअज्जम के विद्रोही व्यवहार के पीछे जसवंत सिंह को उत्तरदायी ठहराया जाने लगा, जिसके मद्देनजर जसवंत से औरंगजेब ये महसूस करने लगा कि जसवंत सिंह और मुअज्जम को साथ रखना ठीक नहीं है, क्योंकि मुअज्जम को भड़काने का काम शायद जसवंत सिंह कर रहे हैं, क्योंकि औरंगजेब कभी जसवंत सिंह को पूर्ण रूप से माफ़ नहीं कर पाया था या उसके प्रति पूर्ण रूप से विश्वस्त नहीं हो पाया था। तो इस कड़ी में उसे दक्षिण भारत से हटा दिया जाता है और गुजरात की दूसरी बार उसको सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है, जिस पद पर वो कुछ समय तक कार्य करते हैं। वहाँ से फिर इनको जसवंत सिंह को काबुल भेज दिया जाता है और काबुल में 1673 से अपनी मृत्यु यानी 1678 तक ये उत्तर पश्चिमी भारत में मुगल साम्राज्य की सुरक्षा व्यवस्था शांति बनाए रखने के काम में लगे रहते हैं। क्योंकि औरंगजेब जसवंत सिंह पर पूर्ण विश्वास किसी भी स्थिति में नहीं कर पा रहे थे, ऐसी स्थिति में उन्हें एक मौका मिल गया कि जब उत्तर पश्चिमी सीमा पर अफगान कबीलों ने उपद्रव मचा दिया तो तब औरंगजेब ने महाबत खां को काबुल का नया सूबेदार नियुक्त किया और जसवंत सिंह को गुजरात की सूबेदारी से हटाकर जमरूद का थानेदार नियुक्त किया तथा महाबत खां की सहायता करने का आदेश बादशाह के द्वारा दिया गया। आगामी 5 वर्षों तक जसवंत सिंह उत्तर पश्चिमी सीमा पर शांति बनाए रखने का भरसक प्रयास करता रहा, लेकिन अफगानों को दबाना इतना आसान नहीं था। जब ऐसी विकट स्थिति पैदा हो गई तो औरंगजेब ने स्वयं काबुल पहुंचकर अफगानों को नियंत्रण में करने की कोशिश की और उसने कुछ चालाकियों से कुछ विद्रोहियों को नौकरियां देकर, कुछ विद्रोही सरदारों को घूस देकर अपनी तरफ मिलाकर एक तरह से अफगानों के विद्रोह को शांत करने की कोशिश की, जिसमें वह कुछ हद तक सफल रहा भी। तो ये करने के बाद में उसने जसवंत सिंह को जमरूद में ही ठहरने तथा अफगानों को दबाने का ही आदेश दिया। लेकिन इसी बीच जसवंत सिंह को सूचना मिली कि जोधपुर में 22 फरवरी 1676 ईस्वी में जो उनका एकमात्र जीवित पुत्र थे जगत सिंह, उनका देहांत हो गया है। तो उसको यानी जसवंत सिंह को भारी आघात लगा। पुत्र के अभाव में अब उसे अपने उत्तराधिकारी और राज्य के भविष्य की चिंता सताने लगी। परिणाम स्वरूप दिनों दिन का स्वास्थ्य जर्जर होने लगा, गिरावट आने लगी और मात्र 52 वर्ष की आयु में या 28 नवंबर 1678 ईस्वी को जमरूद में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से ये जसवंत सिंह के अंतिम दिन थे। अब हम बात कर लेते हैं जसवंत सिंह के मूल्यांकन की। तो महाराजा जसवंत सिंह अपने समय के बहुत ही पराक्रमी सेनानायक थे, कुशल सेनानायक थे और सुयोग्य प्रशासक भी थे। शाहजहां के शासनकाल में उनकी उन्नति भी अच्छी हुई थी, परंतु हम ये कहें कि वो एक कुशल और अनुभवी सेनानायक थे तो ये शायद पूर्ण रूप से सही नहीं होगा, क्योंकि एक कुशल व अनुभवी सेनानायक के गुणों की कमी हमने कई बार देखी है, चाहे वो धर्मत का युद्ध रहा हो या दक्षिणी भारत में शिवाजी का शाइस्ता खां पर आक्रमण रहा हो। उस कड़ी में हम देखते हैं कि जसवंत सिंह में पूर्ण रूप से एक अनुभवी सेनानायक के गुणों की हमें कमी दिखती है, परंतु इन कमियों के होते हुए भी
मुगल सम्राट के शासनकाल में अपने बल व प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य का सम्मान बरकरार रखा। जब तक वे जीवित रहे, औरंगजेब जैसा शक्तिशाली सम्राट भी अपनी कट्टर धर्मांधता का प्रदर्शन करने से डरता रहा। जसवंत सिंह की मृत्यु को धर्मांध औरंगजेब ने एक इस्लाम विरोधी सुदृढ़ दुर्ग यानी कुफर का बांध टूट गया, ऐसा औरंगजेब ने कहा। यानी एक तरह से औरंगजेब जसवंत सिंह की मृत्यु से खुशी होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो सेना नायक और प्रशासनिक गुणों के साथ साथ वो सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने वाले शासक थे। उनके दरबार में बहुत सारे विद्वान, कवि और साहित्यकारों को आश्रय मिलता था और वो समय भी बहुत बड़े विद्वान थे और उनके द्वारा भी कुछ ग्रंथों की रचना की गई थी। अगर बात करें उनके आश्रय में, तो बड़े विद्वान थे जैसे नरहरिदास बारठ है, नवीन निधान है, दलपति मिश्र है, मोहनोत नैणसी है जैसे साहित्यकार थे। नरहरि बारठ ने तो अवतार चरित्र है, रामचरित्र है, अमर सिंह राजदूहा जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। निधान ने जसवंत विलास लिखा, तो दलपति मिश्र ने जसवंत उद्योग की रचना की। जसवंत सिंह के द्वारा भी भाषा भूषण जैसे ग्रंथों की रचना की गई। इसके अलावा अनुभव प्रकाश है, गीता महात्म्य है, सिद्धांत बोध जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं भी जसवंत सिंह द्वारा की गई। मोहनोत नैणसी की ख्यात एक बहुत ही महत्वपूर्ण ख्यात है जो राजस्थान के इतिहास की एक अमूल्य निधि मानी जाती है। तो इस तरह से ये उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन था जसवंत सिंह का, जो एक सेनानायक होने के साथ साथ, एक योग्य प्रशासक होने के साथ साथ साहित्य, संस्कृति और स्थापत्य कला को भी बढ़ावा देने वाले शासक थे। तो इस तरह से जसवंत सिंह के जो पूरी उपलब्धियां हैं, उनके जो कार्य प्रणाली है या उनके द्वारा धारण किए पद है या मुगलों के शासकों के साथ उनके संबंध है, मुगल दरबार में उनकी भूमिका है, इस तरह की तमाम सारी बातें हमने इस वीडियो में देखी है। उम्मीद है कि आप इनको ध्यान से सुनेंगे और जसवंत सिंह से संबंधित जो सारी बातें बताई गई है उनको तैयार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।